This is Khushi and today I'll teach you lex causae, which is a theory of characterization. As I had already told you, there are in total 4 theories of categorization. First one, lex fori, which we have already studied in the previous video, and then lex causae, then the twofold theory, and the last is using comparative laws and analytic jurisprudence. Okay, so let's study lex causae. So the characterization based on lex causae theory offers a different approach to characterization by suggesting that the law governing the substance of the issue, that is the lex causae, should dictate how the issue is categorized. Causae here means cause of action. Okay, सो इस थियोरी में क्या होता है कि आपका जो कैटेगराइजेशन है किस बेसिस पे करोगे, तो आप जो भी कॉज ऑफ एक्शन की जगह है जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है उस जगह का लॉ अप्लाई करोगे. ओके, तो जो भी आपका कॉज ऑफ एक्शन है, कॉज ऑफ एक्शन मतलब सब्जेक्ट मैटर है, उस पर जो भी अप्लाई होगा लॉ, उसके बेसिस पे आप कैटेगराइजेशन करोगे. बेसिकली एक प्रिंसिपल है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का, जिससे आप डिटरमाइन करते हो कि क्रॉस बॉर्डर डिस्प्यूट पे जिनमें इंटरनेशनल एलिमेंट्स हैं वो कैसे सॉल्व होंगे. तो कोर्ट के पास कोई केस आता है तो उसको हमने पढ़ा ये कैरेक्टराइजेशन में क्या करना होता है, कोर्ट को डिसाइड करना पड़ता है कि किस पर्टिकुलर कैटेगरी में फॉल करेगा, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में, प्रॉपर्टी में या फैमिली लॉ एक्सेट्रा में. ओके, तो डिटरमाइन करने के लिए इस केस में कोर्ट जो है लेक्स कॉजे थ्योरी में सब्सटैंटिव इशू को गवर्न करेगा, कौन सा लॉ ये डिटरमाइन करती है. ओके, तो मेन जो इसके की पॉइंट्स हैं थियोरी के, फर्स्ट इज़ कैरेक्टराइजेशन बाय लेक्स कॉजे. तो यहाँ पे इशू को लेक्स फोरम की जगह, लेक्स फोराई की जगह यहाँ पे लेक्स कॉजे अप्लाई होता है, दैट इज़ द लॉ ऑफ द कंट्री वेयर द इशू अराइजेज. ओके, second is why it matters. Different legal system may classify the same legal issue differently. Example, whether a dispute involves contractual or tort law. Under the lex causa theory, the characterization is consistent with the law governing the merits of the case, ensuring a logical and coherent resolution. तो क्यों ये डॉक्ट्रीन जो है लेक्स कॉजे की डॉक्ट्रीन इम्पॉर्टेंट है, तो अलग अलग लीगल सिस्टम अलग अलग इशू को क्लासिफाई करने का तरीका डिफरेंट हो सकता है. जैसे कि एक ही इशू को दो अलग कंट्रीज़ अलग कैटेगरीज में कर सकते हैं. तो अब ये इशू जहाँ का है, जहाँ का कॉज ऑफ एक्शन है, सब्जेक्ट मैटर जहाँ का है, वहाँ का ही लॉ लगे तो इट वुड बी ईजियर, इसलिए लेक्स कॉजे डॉक्ट्रिन को फॉलो किया जाता है. ना यहाँ पे फोरम वर्सेस कॉजे का वो है डिस्टिंक्शन है. तो मैनी लीगल सिस्टम्स यूज लेक्स फोराई फॉर कैरेक्टराइजेशन, बट अंडर द लेक्स कॉजे थ्योरी एम्फेसिस इज ऑन अप्लाइंग द लॉ चूजन to resolve the main issue, not just where the case is being heard. तो फोरम लेक्स फोराई में होता है, बट यहाँ पे लेक्स कॉजे है. तो कॉजे और फोरम में यही डिफरेंस है कि यहाँ पे जिस जगह पे केस आया है, जिस कोर्ट के सामने वो केस आया है, वो अपने लॉस के अकॉर्डिंग उसको कैरेक्टराइज करती है. ओके, बट लेक्स कॉजे में जहाँ का सब्जेक्ट मैटर है उनके लॉस के बेसिस पे कैटेगराइजेशन होता है. ओके, तो ओवरव्यू एक देख लेते हैं. ये प्रपोज किया गया था बाय स्कॉलर्स लाइक डिस्पेजेंट एंड मार्टिन.
Lex causa theory argues that the law which ultimately governs the issue should also determine its characterization. तो जो लॉ यहाँ पे अप्लाई करोगे आप, जो सब्सटैंटिव लॉ आप अप्लाई करोगे, उसी के बेसिस पे ही आपको कैटेगराइजेशन या कैरेक्टराइजेशन करना चाहिए. ओके, इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि इफ़ द कोर्ट डिसाइड्स दैट फ्रेंच लॉ शुड अप्लाई टू अ केस देन द इशू शुड बी कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू फ्रेंच लीगल कंसेप्ट्स. अब 4E में क्या होता था कि पहले आप मान लो इंडियन कोर्ट है, उसके पास फ्रेंच कपल आए जिन्होंने फ्रांस में शादी की थी, यहाँ पे डिवोर्स के लिए आए. ओके, सो नाउ इंडिया क्या करेगी, पहले लेक्स 4E की थ्योरी में पहले अपने लॉस में देखेगी, उसके बेसिस पे कैरेक्टराइजेशन करेगी, और उसके बाद अगर कोई पॉसिबल आउटकम नहीं मिला, उनको कोई सिमिलैरिटी नहीं मिली, तब वो फॉरेन लॉ अप्लाइज करेंगे. ओके, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंडिया की जो कोर्ट है वो कैटेगराइजेशन ही फ्रेंच लॉ के बेसिस पे करेगा. जो फॉरेन कंट्री है उस जहाँ के सब्सटैंटिव लॉ इवेंचुअली अप्लाई होने वाले हैं, उसी के बेसिस पे कैरेक्टराइजेशन करेगा. इंडिया अपने लॉस के बेसिस पे नहीं करेगा. यहाँ पे इंडिया पहले अपने लॉस के बेसिस पे कैरेक्टराइजेशन कर रहा था लेक्स 4E में, उसके बाद आगे प्रोसीड कर रहा था. ओके, नाउ एप्लीकेशन. Under this theory, the court first identifies the potentially applicable legal system and then uses the characterization rule of those systems to classify the issues. This means that characterization process might vary depending on which law is ultimately applied. Okay. तो इस थ्योरी में कोर्ट जो है पहले आइडेंटिफाई करेगी कि कौन से लीगल सिस्टम अप्लाई होगा, और फिर कैरेक्टराइजेशन के मेथड से क्लासीफाई करेगी उस इशू को, उस फॉरेन जो भी लॉ है उसके बेसिस पे. ओके, नाउ एडवांटेजेस देखते हैं. तो लेक्स कॉजे थियोरी अलाइंस द कैरेक्टराइजेशन प्रोसेस विद द सब्सटैंटिव लॉ दैट विल गवर्न द केस, पोटेंशियली लीडिंग टू अ मोर एक्यूरेट एंड फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ. अब इससे पहले क्या हो रहा था कि कैरेक्टराइजेशन पहले हो रहा था, उसके बाद जो है लॉ वो इम्पोर्ट हो रहा था. बट यहाँ पे ये जो कैरेक्टराइजेशन है वो उसी सब्सटैंटिव लॉ के ही बेसिस पे है. तो अब सब्सटैंटिव लॉ को अप्लाई करना ज़्यादा एक्यूरेट होगा, ज़्यादा प्रॉपर तरीके से हो पाएगा ये. ओके, बट इसके भी कुछ चैलेंजेस हैं. तो इस थ्योरी का बेसिक सबसे बड़ा वो डिसएडवांटेज ये है कि इसमें एक सर्कुलर प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रही है. ओके, जैसे एक चिकन एंड एग प्रॉब्लम है कि एक सर्कल में कोड घूमता रहता है और प्रॉपर एक किसी पॉइंट पे सॉल्यूशन मिलना बहुत मुश्किल होता है. ओके, काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाता है. इफ़ कैरेक्टराइजेशन इज़ नीडेड टू डिटरमाइन विच लॉ applies, how can the court use the same law to perform the characterizations? Critics argue that this approach might complicate the process and lead to uncertainty in legal proceedings. इसमें एग्जैक्टली क्या बोला जा रहा है कि आप जो है कोई आपके सामने इशू आया, मान लो आपके पास डाइवोर्स का इशू आया, तो आप जो है वहाँ के फॉरेन कंट्री के सब्सटैंटिव लॉ के बेसिस पे इसका कैरेक्टराइजेशन करोगे और उसके बाद प्रोसीड करोगे. बट कैरेक्टराइजेशन आप कर रहे हो तो वो कैसे होगा, मतलब ये थियोरी अप्लाई करने के लिए तो पहले कैरेक्टराइजेशन करना पड़ेगा. अब ये थियोरी अप्लाई करने के लिए तो पहले कैरेक्टराइजेशन करना पड़ेगा. अब कैरेक्टराइजेशन आप यहीं से कर रहे हो कि क्या कहते हैं, जहाँ का सब्सटैंटिव लॉ लगेगा वहाँ का कैरेक्टराइजेशन होगा. तो वो पूरा एक सर्कल क्रिएट हो जा रहा है कि पहले यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट स्टेप इज़ सब्सटैंटिव लॉ के बेसिस पे कैटेगराइजेशन. अब कोर्ट किस डायरेक्शन में फर्दर प्रोसीड करेगी, क्योंकि कैटेगराइजेशन बाहर के लॉज में करने के का पहला ही स्टेप इन्होंने ये बता दिया कि आप कैरेक्टराइजेशन करो ऑन द बेसिस ऑफ सब्सटैंटिव लॉ. ओके,
Now let me make up a scenario so that you could understand this better. So just imagine कि एक कपल है A एंड B. तो इन दोनों ने फ्रांस में शादी की और इंडिया की कोर्ट में ये आके डिवोर्स लेने का ट्राई कर रहे हैं. ओके, इनके कुछ एसेट्स हैं जो कि फ्रांस में हैं. अब इंडिया की कोर्ट के सामने ये मैटर आया है और इंडिया अगर लेक्स कॉजे थियोरी अप्लाई करती है तो क्या एग्जैक्टली होगा, कोर्ट क्या करेगी. तो फर्स्ट स्टेप इज़ कि आप डिटरमाइन करोगे कि कैरेक्टराइजेशन क्या होगा, कौन सी लीगल कैटेगरी में ये फॉल करेगा ऑन द बेसिस ऑफ सब्सटैंटिव लॉ ऑफ दैट कंट्री. ओके, तो आपको ये डिटरमाइन करना है. तो इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं. या तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर का हो सकता है, अगर मान लो उनके बीच में कोई प्री नप्चुअल एग्रीमेंट हुआ हो या कोई अदरवाइज एग्रीमेंट हुआ हो डिसाइड करने के लिए कि उनके एसेट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे. या तो ये फैमिली लॉ के मैटर्स में आएगा या तो प्रॉपर्टी लॉ में आएगा. तो कोर्ट के सामने 3 क्वेश्चंस आ गए, 3 कैटेगरीज हैं कोर्ट के सामने और उसको डिटरमाइन करना है कि किस बेसिस पे इसका कैरेक्टराइजेशन करें. ओके, तो कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन आ गया. अब ये कैरेक्टराइजेशन लेक्स कॉजे के डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग सब्सटैंटिव लॉ के बेसिस पे होगा. तो सब्सटैंटिव लॉ को इम्पोर्ट करने के लिए पहले तो कोर्ट को कैरेक्टराइजेशन करना पड़ेगा ना. कोर्ट जब तक ये नहीं डिसाइड करती कि इनमें से कौन सा अप्लाई होगा तब तक वो सब्सटैंटिव लॉ कैसे इम्पोर्ट कर सकती है. तो यहाँ पे यही राउंड राउंड हो जा रहा है, सर्कल में घूम रही है इशू कि ठीक है कोर्ट को लेक्स कॉजे अप्लाई करना है, लेक्स कॉजे के अकॉर्डिंग कैरेक्टराइजेशन करना है सब्सटैंटिव लॉ से, बट ये करने से पहले भी कोर्ट को कैरेक्टराइजेशन करना है. तो कोर्ट तो यहाँ पे ही अटक गई. तो ये एक तरीके का सर्कल बन गया और जिसकी वजह से जजमेंट्स में काफ़ी डिले होता है, टाइम लगता है डिसाइड करने में एंड ऑल अदर इश्यूज़. इसलिए ये थियोरी इतनी एफिशिएंट नहीं थी और इसको फर्दर डेवलप करने की ज़रूरत पड़ी थी. ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा. मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया ये समझाने का और अगर नहीं आया है किसी को समझ तो प्लीज़ टेल मी दैट. आई विल ट्राई टू make a video again and try to explain it in more detail. Okay, thank you for watching.